हेलो, वेलकम बैक इन दिस फाउंडेशन बैच ऑफ बैंकिंग। और हम बहुत सारे लेक्चर्स के साथ चलते फाइनली पहुंच चुके हैं सिटिंग अरेंजमेंट में। और सिटिंग अरेंजमेंट में भी पिछली 2 क्लासेस बड़ी शानदार रही थी। अच्छा ये लगता है जब आपका कमेंट आता है। इस बार कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं बच्चे के, सर पर्टिकुलर क्वेश्चन शामिल करें। नेक्स्ट क्लास मेरी जो भी होगी उसमें आपके क्वेश्चन को पूरी प्रायोरिटी दी जाएगी। पहले स्लाइड पे मेंशन करके पहले उसका सॉल्यूशन करूँगा मैं, एंड देन फर्दर बढ़ूँगा। तो ऐसे ही कमेंट्स आपके इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव। पॉजिटिव मोटिवेट करता है तो नेगेटिव सीखने के लिए और ज़्यादा उसको क्या बोलते हैं, कीन, उत्सुक बना देता है मुझे कि हाँ अभी ये सीखना बच रहा है। सो ऑफ कोर्स थैंक यू वेरी मच फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कमेंट्स। आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट। पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि आपने लीनियर पढ़ लिया है, आपने सर्कुलर पढ़ लिया है, तो अभी आपको स्क्वायर बेस का कन्फिग्रेशन समझ गया होगा। लेकिन मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि मैं आपके सामने 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दूं, ताकि आपको ये पता चलने लग जाए कि अगर कुछ दिक्कतें हैं तो उस पैटर्न को मैं कैसे अटेम्प्ट कर रहा हूँ। दूसरा, कंपैरिजन करने का मौका मिल जाता है। अगर आपका पैटर्न मेरे से बेहतर है उसको फॉलो करते रहिए, लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार सर वाला ये जो पैटर्न है थोड़ा सा ठीक लग रहा है, प्रैक्टिस करें तो थोड़े से कम टाइम में सॉल्यूशन करना शुरू कर देंगे। ऑफ कोर्स यू नीड टू एक्सेप्ट दिस। डन। अब अगर वीडियोस पसंद आ रहा हो तो क्या करना है, शेयर। मज़ा आ रहा हो पढ़ने के, अरे हाँ कंटेंट अच्छा है, लाइक कर दीजिए। बट अगर दोनों हो, इन केस दोनों लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि वही मेरा मोटिवेशन होता है। डन। चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पर और देखते हैं आज के क्वेश्चन में क्या दिया गया है। बड़ा मुश्किल सा लग रहा है क्वेश्चन ये तो। देर आर 7 पर्सन। अच्छा, देर आर कितने पर्सन? 7 पर्सन। PQRSTUV सिटिंग अराउंड स्क्वायर टेबल। अब भाई साहब इसने बात कर दी किसकी? इस स्क्वायर टेबल की। किसकी? इस स्क्वायर टेबल की। तो इसमें टोटल पोजीशन तो कॉर्नर और मिडिल मिला के 8 हैं, बट पर्सन कितने दिए? 7 ही दिए। कोई बात नहीं, लेट्स ट्राई। Where 4 of them are sitting in the middle of the edges and 3 are sitting at the corner. मतलब एक कॉर्नर खाली रहेगा। ओके। Each of them is of different ages. उन सब के अलग अलग एज है। Each of them is facing toward the center of the table. सारे फेसिंग कहाँ है? सेंटर। तो एक चीज़ हो गया हमारे लिए कि जो भी कॉर्नर खाली होगा फर्क नहीं पड़ता, सारे के सारे इसी तरफ देखेंगे। क्यों? क्योंकि मिडिल तो 100% पता है, और जो भी कॉर्नर भी होगा इनसाइड ही देखेंगे। इजी हो जाएगा थोड़ा। ऑल 2 वेरिएबल है तो मैं फिर से ये बता दूं बहुत इजी तो नहीं होगा, थोड़ा सा टिपिकल होगा। सो लेट्स ट्राई। क्या लिखा है? टी हु इज सिटिंग एट द एज इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ आर। अच्छा, टी किसी एज पर है, वो आर के सेकेंड राइट में। अब चूंकि सारे कहाँ बैठ रहे हैं? इनसाइड बैठ रहे हैं, तो आर के सेकेंड राइट का मतलब ये हो जाएगा कि अगर आर की पोजीशन ये दे दे तो सेकेंड राइट। डन। लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है कि ये कॉर्नर पे मैंने मान लिया, तो ऐसा भी तो पॉसिबल है कि इस कॉर्नर पे हो ही ना, ये कॉर्नर खाली हो, तो ये भी तो पॉसिबल है कि आर की ये पोजीशन दे दे और फर्स्ट और सेकेंड राइट और ये कॉर्नर हमने क्या मान लिया? एम्प्टी मान लिया। क्या ये सही है? करेक्ट है? यस। मतलब हमें पर्सन्स की काउंटिंग करनी है, पोजीशन की काउंटिंग नहीं करनी है। क्लियर? नेक्स्ट क्या लिखा है? आर हु इज 8 ईयर्स ओल्ड। साथ में ये भी बता दिया कि भाई ये जो आर है ये 8 ईयर्स ओल्ड है, तो 8 ईयर्स कर देते हैं। अब जो करेक्ट होगा करेक्ट करेंगे, जो एलिमिनेट होगा एलिमिनेट कर देंगे, नो इशू। आगे, यू हु इज द ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट का मतलब है यू 12 ईयर्स का। यू हु इज द ओल्डेस्ट person is sitting 3 places away from T and is sitting at the corner. T से 3 प्लेस दूर है। कितना दूर है? 3 प्लेस दूर है। अवे 3 प्लेस मतलब बीच में कितने होंगे? 2 ही होंगे। किसके बारे में बात की गई है? U के बारे में। और T से 3। अब ये बताओ, ये अगर T ये रहा तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये वाली पोजीशन किसकी हो सकती है? यू की। और ये बताइए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये पोजीशन किसकी हो सकती है? यू की। और यू की एज कितनी दी गई है? 12 ईयर्स। इसमें भी कितनी है? 12 ईयर्स। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड यू 12 ईयर्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड यू पॉसिबल नहीं है, एलिमिनेशन।
कुछ इशू, कोई भी दिक्कत? आई डोंट थिंक इट इज़ देयर। आप सक्सेसफुली क्वेश्चन को जैसे जैसे डेटा गिवन है उस डेटा के हिसाब से अपन बढ़ाते जा रहे हैं, राइट। आगे क्या लिखा है? अच्छा, टी के यू के बारे में ये भी कॉर्नर पे है, तो फॉर्चुनेटली कॉर्नर पे ही है। टी एंड इज सिटिंग। अच्छा, यहाँ पर एंड दे रखा है, तो मैंने आपको बताया था कि एंड और बट हमेशा किसके लिए होता है? फर्स्ट पर्सन के लिए, तो फर्स्ट पर्सन है। वी हु इज 1 ईयर ओल्डर देन एस। हाँ 10 मिनट और, ठीक है। हाँ नहीं ले आता हूँ, ठीक है। तो क्या कह रहा है? वी हु इज़ 1 ईयर ओल्डर देन एस। वी 1 साल बड़ा है। अब इसमें 2 से 3 हो सकता है, 8 to 9 हो सकता है, 9 to 10 हो सकता है, बहुत सारे। ओल्डर एस इज सिटिंग अपोजिट टू एस। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि देखो वी और एस एक दूसरे के अपोजिट है, और इन दोनों में कितने साल का डिफरेंस है? 1 का। तो 1 ईयर ओल्डर है तो वी बड़ा है, इसका मतलब अगर वी 3 हो तो एस 2 हो सकता है, वी 9 हो तो ये 8 हो सकता है, ये अगर 10 हो तो ये 9 हो सकता है। तीनों पॉसिबिलिटी है, क्या करेक्ट होगा? लेट्स सी। नेक्स्ट क्या लिखा है? P is 2 years elder than Q and both of them are either sitting at the corner or at the edge। देखो बहुत शानदार इंफॉर्मेशन है। कह रहा है कौन सा? कह रहा है कि P बड़ा है Q से, और या तो दोनों कॉर्नर पे है या तो दोनों एज पे है। अच्छा, अगर इसकी बात करें तो हमारे पास जितने ऑप्शंस फिलहाल अवेलेबल है उसमें कॉर्नर खाली है क्या? 2 खाली है, पॉसिबल है 2 कॉर्नर खाली है। देन लेकिन एक बात बताइए, अगर एक कॉर्नर ये और एक कॉर्नर ये हमने फुल किया तो हमारे पास P और Q दोनों को बिठाने की कंडीशन नहीं बनेगी। बट ऑप्शंस ये तो है कि अगर ये U12 हो जाए तो दूसरे पे पोजीशन खाली हो जाएगा, ये U12 हो जाए तो दूसरे पे, मतलब ऑप्शंस अपने पास है। अच्छा, इसमें हमने एम्प्टी ऑलरेडी कंसीडर कर रखा है, तो हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन है उसमें P और Q दोनों के लिए 2 कॉर्नर खाली नहीं है, तो 2 मिडिल तो खाली है। इसका मतलब P और Q यहाँ पॉसिबल है, या P और Q यहाँ पॉसिबल है, या P और Q यहाँ पॉसिबल। लेकिन इसमें फ़िलहाल ऑप्शंस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी खाली है, कॉर्नर भी खाली है। आगे देख लेते हैं, बस ध्यान रखिएगा P और Q में 2 साल का डिफरेंस है। तो 2 साल का क्या क्या हो सकता है? 2 साल का हो सकता है 5 3 और 12 10। ये पॉसिबल है 5 और 3, और ये पॉसिबल है 12 और 10 का। देखेंगे आगे, देख लेते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। P एंड V आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। और एक बात और कह दी कि देखो ये जो आपका P और V है एक साथ नहीं बैठेगा। इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास। चलो एलिमिनेट करते हैं, ज़रा देखें क्या कंडीशन पॉसिबल है। इस वाले में चूंकि हमने एम्प्टी पुट कर रखा है। अच्छा, एक बात बताइए, हमसे बोला है कि V और S एक दूसरे के अपोजिट है, तो एक बात बताओ अगर V और S की बात करें तो कहाँ पॉसिबल है कि हम उसको अपोजिट कर सकें? मुझे ये बताइए, क्या ये पोजीशन 100% सेटल्ड है? यस। क्या ये 100% सेटल्ड है? यस। क्या ये 100% सेटल्ड है? यस। अगर ये तीनों पोजीशन हमने सक्सेसफुली पुट कर लिया तो अपोजिट करने के लिए या तो हमारे पास ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। अगर इस दोनों पे हमने V और S को रख दिया तो P और Q के लिए क्या बचेगा? P और Q के लिए ऑप्शन ही नहीं बचेगा। अगर हमने V और S को और दूसरा कोई अपोजिट रखा तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, इसको एलिमिनेट कर दे। अब आएंगे इस पर। सबसे पहले V और S का एलिमिनेशन करते हैं। क्या इसमें V और S अपोजिट? नो। क्या इसमें V और S? नो। क्या इसमें V और S? यस। अगर ये V और S तो इसमें से एम्प्टी हो जाएगा। डन। और अगर ये V और S तो इसमें से, एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर हटा के V और S या V और S पुट कर दूँ, पॉसिबल है केसेस क्या? 100% पॉसिबल है। और हमें अब क्या करना है? हमें करना है P और Q की पोजीशन, बट मेक श्योर P V का नेबर नहीं है। P V का नेबर नहीं, तो जितने ऑप्शंस अपने पास है उसमें से अगर एक कॉर्नर को खाली रखें तो हमारे पास P की पोजीशन ये बच रही है। अगर मैंने ये P को कर दिया तो ये किसका हो जाएगा? Q का। यहाँ पर P V का नेबर नहीं तो V को हटा देते हैं, यहाँ से S को हटा देते हैं, हो गया ना सेटलमेंट। क्या मुश्किल था? बहुत ज़्यादा। आंसर है नहीं। ईजी क्यों हो गया? क्योंकि 2 अजम्पशंस बनाए मैंने, और हमेशा जब आप अजम्पशन क्रिएट करते हो तो क्वेश्चन पजल सिटिंग अरेंजमेंट आपके सामने खुल जाता है, ऐसा कि लो भाई तुम जो कर सकते हो कर लो, अपनी अरेंजमेंट फाइनलाइज करो। सो मेरी हमेशा रिक्वेस्ट रहती है, दोबारा भी कह रहा हूँ मैं, कि आप हमेशा
अजम्पशन फ्रेमिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, इट ऑलवेज प्लेज वेरी वाइटल रोल, वेरी 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 वाइटल रोल। कई बार मन में रहता है कि नहीं मैं तो होशियार हूँ, मैं ऐसा कर दूंगा, मेरी रिक्वेस्ट है कि नो, मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं, क्यों दिमाग में हौच पौच बनाए। बहरहाल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं एक और क्वेश्चन मैं क्या लेके आया था आपके लिए आज। देखिए क्या लिखा है, थोड़ी डिफरेंट इंफॉर्मेशन है। जो कॉर्नर पर है ईच साइड, द वन हु सिट्स एट द कॉर्नर सेंटर की तरफ, और जो मिडिल पर है वो आउटसाइड। पिछले वाले क्वेश्चन में सारे इनसाइड थे, तो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। तो सपोज कर लीजिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने ये कर लिया, कॉर्नर वाले कहाँ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ, और मिडिल वाले कहाँ देख रहे हैं, आउटसाइड। उसी तरीके से एक और कन्फिग्रेशन, कॉर्नर वाले कहाँ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ, तो मिडिल वाले कहाँ देखेंगे, आउटसाइड। और अब अपन सॉल्यूशन शुरू कर लेते हैं अजम्पशन के साथ, राइट। पहली इंफॉर्मेशन क्या है, ई डज नॉट फेसेस इनसाइड। तो हमसे दो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि देखो ई आउटसाइड फेस कर रहा है, इसका मतलब ई को कहाँ बिठाना पड़ेगा, मिडिल में। देखेंगे सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ किसके, एच एफ के, सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। अच्छा हमें ये बताओ, क्या हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन क्या लग गया इसमें, ऑलराइट, क्या हमारे पास सी और एफ के लिए कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, नहीं। क्या एफ का पता है कॉर्नर पे, नहीं। तो एक में एफ को कॉर्नर पे बिठा लेते हैं और एक में एफ को यहाँ बिठा देते हैं। इसके थर्ड लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में सी यहाँ पर, आउटसाइड फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में सी यहाँ पर। क्या कोई चेंज नहीं, दो ऑप्शन बन सकते थे, दोनों बना दिए, आप भी दोनों ही बनाओ, राइट। सी सिट्स थर्ड टू द, हमने कर दिया, इसको काट देता हूँ मैं, सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, थर्ड लेफ्ट का मतलब उन दोनों के बीच में दो पर्सन होने चाहिए। डी सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, तो डी और एच को एक जगह बिठाएंगे, कहाँ मुझे नहीं पता। ई इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, हमसे कह रहा है कि भाई ये ई और ए एक साथ नहीं बैठेगा। ओनली टू पर्सन्स सिट बिटवीन सी एंड एच, कह रहा है सी और एच के बीच में दो है। अब मुझे ये बताइए, इधर तो सी और एच ले नहीं सकते, तो 1 2 ये पोजीशन किसकी हो गई, एच की। यहाँ ले नहीं सकते दो, तो 1 2 ये पोजीशन किसकी हो गई, ये खुद ही सारी इन्फॉर्मेशन दिए जा रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं। अब जरा इसको देखो क्या कर रहा है, डी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, एच यहाँ है आउटसाइड, डी यहाँ पर, एच यहाँ है इनसाइड, डी यहाँ पर, इमीडिएट लेफ्ट, लो बिठा देते हैं। मतलब आप जो इन्फॉर्मेशन दोगे, जिस पैटर्न पे दोगे, मैं उसी पैटर्न पे सॉल्व करूंगा। समझिए आप भी इसको, इसीलिए मैं हमेशा मेंशन करता हूँ ये फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, ए सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ एच, ए एच के इमीडिएट राइट में है, तो ए की पोजीशन और ए की पोजीशन, ए और ई एक साथ नहीं बैठेगा, तो ई यहाँ पॉसिबल नहीं है, ई यहाँ पॉसिबल नहीं है। लेट्स सी, जी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के सेकेंड लेफ्ट में सी आउटसाइड है फर्स्ट एंड सेकेंड, जी इनसाइड है फर्स्ट एंड सेकेंड, जी। सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट ही गिवन, अपने इनसे कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, इतना सिंपल है क्वेश्चन। जी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ नीदर एच नॉर बी, जी का नेबर ना तो H है ना B, मतलब ये कह रहा है कि B को यहाँ मत रखो, तो B को यहाँ रख दो, तो बचा कौन सा, E को यहाँ रख दो। इसमें कह रहा है कि G का नेबर ना तो H है और ना B, तो H और B को यहाँ नहीं रख सकते, इसका मतलब हमें H हमने यहाँ रख रखा है, ये B रख दिया, और ये पोजीशन किसकी हो जाएगी, ये बचे हुए E की पोजीशन हो जाएगी। क्या 100% सोल्यूशन हो गया। हाँ, अब इसमें एक चीज़ मुझे दिख रहा है फिलहाल, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, मुझे दिख रहा है कि एक कॉन्फ़िगरेशन में जो पर्सन मिडिल में है, उसी दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में वो पर्सन साइड्स पे। क्या पॉसिबल है, चेकआउट कर ले, लेट्स चेकआउट। क्या लिखा है, ई डज नॉट फेसेस इनसाइड, लिखा है ई इनसाइड नहीं फेस कर रहा है, लेकिन भाई मेरे ई यहाँ पर कॉर्नर पे है और ये इनसाइड फेस कर रहा है, तो ये क्या हो गया, गलत, और ये क्या हो गया, 100% करेक्ट। समझ आई बात, समझ आई, कितना सिंपल ईजी अपन कर सकते हैं इसको, बहुत मुश्किल नहीं है। तो ये थी आपकी स्क्वायर बेस सिटिंग अरेंजमेंट। अब मैं कुछ बातें अभी बताना चाहता हूँ जिसको ध्यान से सुनिएगा। जब कभी सिटिंग अरेंजमेंट की बात होती है, चाहे वो हमने लीनियर पढ़ा, हमने सर्कुलर पढ़ा, हमने स्क्वायर बेस पढ़ा, नेक्स्ट वीक में अपन सर्टेन नंबर पढ़ेंगे, उसके बाद मैं पैरेलल कराऊंगा आपको, फिर बहुत सारे वेरिएबल बेस्ड, ऑल्दो मैंने वेरिएबल बेस्ड लिया भी है इसमें। किसी भी क्वेश्चन में तब तक टफनेस नहीं आता है जब तक वो मेंस के बेसिस का ना हो। प्री के बेसिस के जो क्वेश्चन होते हैं, कोशिश की जाती है ट्रिकी बनाने का, बट एक्चुअल में वो होता नहीं है उतना।
लेकिन ये आपको तब फील होगा जब आपने 50-100 क्वेश्चन पर्टिकुलर पैटर्न के लगा रखे हैं। तो एंड ऑफ द सेशन मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप बैंकिंग के सीरियस स्टूडेंट हैं, रिजल्ट चाहते हैं, तो आपको अभी से सीरियसली प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। और उस सीरियस प्रिपरेशन में 2-3 चीज़ें आती है। पहला, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, एक टारगेट रखो कि मुझे इस टॉपिक से या इस सब्जेक्ट से इतने करने ही हैं। कई सारे टाइम बहुत सारे डिफरेंट वेबसाइट है जो शीट्स शेयर करते हैं, यहाँ पर 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन एवरीडे मिलता है, उसको करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मज़ा आ जाएगा प्रिपरेशन में। और एंड ऑफ द टाइम जैसे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ वैसे कर पाओगे, और क्या पता मेरे से बहुत शानदार कर पाओगे। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि अगर आप सच में रिजल्ट के लिए पढ़ रहे हैं तो एक तो जुड़े रहें मेरे से, और दूसरा प्रिपरेशन को सीरियस लेना शुरू करिए, खुद को सीरियस लेना शुरू करिए। राइट, इसी पॉजिटिव नोट्स, पॉजिटिव थिंग्स के साथ ख़त्म करते हैं आज। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।